जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने नवदीप सर के साथ रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया की क्लास में। हम लोगों ने ज्योग्राफी में भारत का भूगोल पढ़ा है। अब हम भारत के भूगोल के बाद शिफ्ट कर रहे हैं, भारत की नदियों के बारे में जानना है हमें। तो भारत की जो नदियां हैं, भारत की नदियां किस किस तरह से कैसे कैसे बटी हुई हैं, कैसा उनका एक अंडरस्टैंडिंग है, उन सब के बारे में जानेंगे। और हाँ, भारत में टोटल मिलाकर के 6000 से ज्यादा नदियां हैं। आपको 6000 नदियां नहीं पढ़नी, जितनी मैं बताऊंगा केवल उतना ही पढ़ना है और उतने के बारे में ही जानना है। नदी के साथ साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि कोई रिवर है तो उस रिवर या उस नदी के साथ साथ जो महत्वपूर्ण हो सकता है वो स्टैटिक जीके का एक पार्ट है। पहला ये है कि नदी के किनारे शहर जो भी बसे हुए हैं उनके बारे में कई बार पूछा जाता है। तो सिटीज ऑन रिवर्स। और दूसरा जो नदियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि नदी पर बने हुए बांध, नदी पर जो बांध अथवा कोई भी परियोजना है, सो प्रोजेक्ट्स ऑन रिवर्स, या किसी भी नदी पर बनी हुई परियोजनाएं। तो ये दो चीजें स्टैटिक जीके का पोर्शन होंगी। हम आपको बताते हुए चलेंगे जरूर, लेकिन यही है कि हम जितनी नदियां आपको बताएंगे केवल उतनी ही पढ़िएगा, उससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अकेला नदियां ही तकरीबन 20 से 25 घंटे का चैप्टर होता है, लेकिन आपको सिर्फ उतना ही देखना है जितना हम लोग कवर करेंगे आज। देखो दोस्तों, अगर भारत को हम समझना शुरू करें ना, तो भारत में नदी तंत्र दो अलग अलग तरह से बटा हुआ है। रिवर्स इन इंडिया की हम लोग बात करते हैं, और ये जो रिवर्स इन इंडिया है ये कैसे भारत में नदियां बटी हुई हैं। भारत में नदियां दो तरह से बटी हुई हैं। एक तो भारत का वह हिस्सा जो हिमालय की तरफ वाला है, और दूसरा भारत का वह हिस्सा जो कर्क रेखा के नीचे वाला है। यदि आपको मैप के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूं तो आप लोग इस मैप के माध्यम से समझ पाओगे, और ये देखने की कोशिश करो। ये जम्मू कश्मीर लद्दाख का हिस्सा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, नई दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल का हिस्सा एक तरफ। और फिर इसके बाद देखिए, अगर आप जानते हैं तो यहां है कर्क रेखा, और ये जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा के नीचे यानी 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री के नीचे वाला जो हिस्सा है, यहां पर दूसरी नदियां बहती हैं जो या तो पश्चिमी घाट से निकलती हैं। और देखिए इधर स्लोप ज्यादा है पश्चिम से पूर्व की तरफ, इसलिए वेस्ट से ईस्ट आराम से नदियां बहती हैं। कुछ नदियां जरूर ऐसी हैं जो वेस्ट की तरफ बहती हैं, लेकिन वो इस वेस्टर्न घाट के ऊपर वाले हिस्से में है। जैसे नर्मदा की ही बात करें तो नर्मदा बहती जरूर है पश्चिम दिशा की ओर, लेकिन नर्मदा पश्चिमी घाट को क्रॉस नहीं करती है, ये याद रखिएगा। तो हम लोग जो है ये जो पढ़ने वाले हैं, इसमें आज सबसे पहले भारत के नदी तंत्र के दो भागों को पढ़ने वाले हैं। भारत में नदियां सबसे पहले डिवाइडेड हैं हिमालयन रिवर्स, यानी कि हिमालय से निकलने वाली। और देखिए तीन प्रमुख तंत्र हैं हिमालय से निकलने वाले। पहला है इंडस रिवर सिस्टम, ये नीले रंग वाला। दूसरा है ये पीले रंग वाला, ये गंगा नदी का तंत्र है। और फिर उसके बाद तीसरा है ये लाल रंग वाला, इसको ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र कहते हैं। तो हिमालय से तीन नदियां निकलती हैं, पहला गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र और तीसरा इंडस। ऊपर की तरफ से देखें तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। फिर इनकी सहायक नदियों के बारे में भी जानेंगे। जैसे गंगा की सहायक नदी यमुना भी है, गंगा की सहायक नदी सोन भी है, गंडक है, कोसी है, राप्ती है, शारदा है, रामगंगा है, या फिर एक और इंपॉर्टेंट नदी है जिसका नाम है सरयू, जिसे घाघरा के नाम से भी जाना जाता है। इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे, नदी बाई नदी पढ़ेंगे। हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली यानी हिमालय से जिनका उद्गम होता है, और हिमालय से निकलने वाली मुख्यतः तीन नदियां ही हैं। पहला है इंडस रिवर, पूरा सिंधु नदी का तंत्र, सिंधु की सहायक यानी सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन सबको पढ़ेंगे सिंधु नदी के तंत्र में। दूसरा है गंगा नदी तंत्र,
तो गंगा नदी के तंत्र में रामगंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और फिर तीसरा है ब्रह्मपुत्र। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, इसमें हम ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, फिर चीन में इसके यरलंग ज़ेंगबो कहते हैं, फिर तिब्बत में इसको सैंगपो कहते हैं, फिर ये जब भारत में घुसती है नामचा बारवा के पास से तो इसका नाम दिहांग होता है, फिर ये आगे चलकर ब्रह्मपुत्र कहलाती है और बांग्लादेश में घुसने पर जमुना कहलाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो पूरी यात्रा है उस यात्रा को भी जानेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग यह भी पढ़ने वाले हैं कि भारत में दूसरा नदी तंत्र कौन सा है। तो दोस्तों, पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स का मतलब होता है प्रायद्वीपीय नदियां। इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये प्रायद्वीपीय नदियां भी दो हिस्सों में बटी हुई हैं। एक हिस्सा है जो पूर्व की तरफ जाती हैं और दूसरा हिस्सा है जो पश्चिम की तरफ जाती हैं। तो ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग। अब सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं ईस्ट फ्लोइंग। ईस्ट फ्लोइंग का मतलब जो नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की खास बात यह है कि जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। तो ये देखिए, कोई भी नदी जो पूर्व की ओर बह रही है वो कहां गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। क्लियर है ना? तो ये बंगाल की खाड़ी वाला जो हिस्सा है, इस बंगाल की खाड़ी में पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां गिरेंगी। आप देखिए, ब्राह्मणी नदी है, महानदी है, सुवर्ण रेखा है, दामोदर है, उसके अलावा इंद्रावती नदी तो खैर चलिए गोदावरी में जाके शामिल हो जाए, तो गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है और उसके बाद कावेरी है। इन सब के बारे में हम जानते हैं। तो ये पूर्व की दिशा मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है। मुख्यतः कौन कौन सी नदियां हैं? तो 4 नदियां मुख्य हैं, बाकी जो नदियां होंगी उनके बारे में हम जानेंगे, छोटी छोटी नदियां। तो सबसे पहले याद रखिए यहां पर महानदी, दूसरा है गोदावरी, गोदावरी, तीसरा है कृष्णा, कृष्णा है, फिर चौथा है पेन्नार, इसको पोन्नियार भी कहा जाता है। तो पोन्नियार कहें या पेन्नार कहें, जब डिटेल बताऊंगा तो बताऊंगा आपको। और फिर लास्ट में है कावेरी। कावेरी को अलग स्पेलिंग से भी जाना जाता है। ये सभी पूर्व में गिरने वाली नदियां हैं। इसका मतलब ये है कि ये बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, है ना? तो कहां गिरेंगी ये? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। और दूसरी तरफ जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं वो कमाल है, यानी कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। इनको कहते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। और पश्चिम की ओर जो जो नदियां बहेंगी वो सभी जाकर के गिरेंगी अरब सागर में। लेकिन पश्चिम की ओर बहने वाली बहुत ज्यादा नदियां नहीं हैं, 3-4 ही हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, प्लस जो थोड़ा बहुत फैक्ट्स होंगे वो हम लोग कवर करेंगे। अब आप देखो, कोई भी नदी जो ये पश्चिम की तरफ बह रही है, वो अगर देखो, यहां से ऐसे समझो इसको आप लोग कि ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन तो पश्चिमी घाट का है। पश्चिमी घाट के ऊपर जो नदियां हैं वो तो फिर भी ठीक है कि ये देखिए, यहां से ये नर्मदा नदी बह ले रही है, यहां से ये ताप्ती नदी बह ले रही है। लेकिन नर्मदा और ताप्ती के अलावा अगर कोई और नदी होगी जो पश्चिम की तरफ बह रही होगी, तो या तो इधर की ही नदी होगी या तो इधर से आ रही होगी। साबरमती है, माही है, लूनी नदी है पश्चिम की तरफ बहने वाली। लेकिन यहां से जो नदियां हैं वो बस छोटी छोटी नदियां हो सकती हैं, ऐसे बहुत स्मॉलर, जैसे पेरियार नदी बहुत छोटी सी नदी है। अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ी ना यहां पे, कि कोई भी नदी जो वेस्टर्न घाट से निकलेगी वो लंबी तभी होगी जब वो पूर्व की तरफ जाएगी। और नॉर्मल ढलान जो है वो पूर्व की तरफ ही है। मैंने कहा था पश्चिमी घाट सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद दक्षिण के पठार और फिर उसके बाद मैदानी क्षेत्र।
तो पर्वत, पठार और मैदानी क्षेत्रों की तरफ नदियों के बहने का क्रम जरूर है, लेकिन कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो इधर बहती हैं। उन छोटी छोटी नदियों के बारे में जानेंगे, जैसे पेरियार है, जैसे वराही नदी है, जैसे श्रावती नदी है। श्रावती नदी पे गिरसोप्पा वाटरफॉल है जो 253 मीटर ऊंचा है। वराही नदी पे कुंचिकल है जो 455 मीटर ऊंचा है। पेरियार नदी को केरल की लाइफलाइन कहते हैं, 246 किलोमीटर की लंबी नदी है ओनली। छोटी छोटी चीजें। तो बताओ दोस्तों, ये समझ में आ गया ना कि पढ़ना क्या है हम लोगों को नदी के तंत्र में। पश्चिम की तरफ बहने वाली, पूर्व की तरफ बहने वाली, हिमालय से निकलने वाली, तीन तरह से नदियों को हमने बांट रखा है ना। भारत के नक्शे को देख के ये हमें क्लियर हो जाता है। तो देखो दोस्तों, यहां जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं उनमें सबसे पहले आती है नर्मदा। ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है क्योंकि 1000 किलोमीटर के आसपास बहती है एमपी में ये। और दूसरा, नर्मदा के बाद है ताप्ती। ताप्ती को गुजरात में तापी भी कहा जाता है, तो बताऊंगा जब ताप्ती बताऊंगा तो। फिर नर्मदा ताप्ती के अलावा तीसरा है जिसे कहते हैं माही, माही नदी। चौथा है जिसे कहते हैं साबरमती, तो साबरमती नदी हो गई। पांचवा है जिसका नाम है शरावती, तो ये श्रावती नदी। छठवां है पेरियार। मतलब मुख्य नदियां जो हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इसे पेरियार कहते हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि ये वो नदियां हैं जो जा करके अरब सागर में गिरेंगी, अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर में गिरने वाली। अब एक बात बताऊं आपको, जो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी ना, इन नदियों की खासियत यह है कि ये डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की खासियत यह है कि ये डेल्टा फॉर्म करती हैं। और अब मैं बताऊंगा आपको कि डेल्टा होता क्या है। जबकि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जब ये समुद्र में मिलती हैं तो ये एस्चुरी बनाती हैं, और एस्चुरी का हिंदी मतलब होता है ज्वार नदमुख। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, आप लोगों को यह समझना है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं, जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, वो डेल्टा बनाती हैं, और जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, वो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां एस्चुरी बनाती हैं। अब सिंधु नदी कहां गिरती है, तो याद रखिएगा ये अरब सागर में गिरती है, पाकिस्तान में। और गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों आपस में मिल जाती हैं, और ये दोनों जा करके गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में। आप लोगों ने नाम सुना होगा सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं ये। हम लोग सुंदरबन की भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो डेल्टा है उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये जान लें कि एक रिवर जब अपनी यात्रा शुरू करती है तो यात्रा शुरू करने में कौन कौन से पड़ाव आते हैं उसके जीवन में। कौन कौन से पड़ाव आते होंगे एक नदी के जीवन में, आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि ये कोई नदी है जिसने अपनी यात्रा शुरू की, और यूं ये नदी अपनी यात्रा शुरू करते हुए, बहते हुए पहाड़ों के ऊपर से मैदानों के क्षेत्र में आई, तो मैदानों के क्षेत्र में आने के बाद ये इस तरह से आगे की तरफ बहेगी और फिर ये जाकर के समुद्र में गिर जाएगी। और यहां पर मान के चलिए कि ये जो है वो समुद्र है, ये सी है, समुद्र है, या कोई भी जलाशय है, जैसे कोई खाड़ी हो सकती है, कोई महासागर हो सकता है, कुछ भी। देखो दोस्तों, जहां से नदी चलती है यह कहलाता है नदी का सोर्स। सोर्स का मतलब होता है नदी का उद्गम। और हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये जो ब्लैक वाली है ये मुख्य नदी है, ये मेन सोर्स है। मेन सोर्स रिवर का जो सबसे ऊपरी पोर्शन है ये पहाड़ों के ऊपर वाला पोर्शन है ना, पहाड़ों के ऊपर वाला पोर्शन। पहाड़ों पर नदी का
पहाड़ों पर नदी का तेज प्रवाह, बहुत तेजी से नदी नीचे की तरफ आती है। उसके पीछे वजह है कि ऊंचाई से पानी नीचे आता है ना, तो बहुत तेजी से कहीं से भी निकलते निकलते ऐसे ब्लिट्ज क्रेक की तरह, जिगजैग, मतलब कोई भी एक दिशा को नहीं फॉलो करता, कभी ऐसे तो कभी ऐसे, तो पानी कैसे भी निकल करके आ सकता है। अगर आपको भरोसा ना हो तो मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा और उस फोटो से आप लोगों को काफी चीजों की क्लैरिटी मिलेगी। एग्जाम्पल देखिएगा और एग्जाम्पल से आप अपने इस कॉन्सेप्ट को रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि जब नदी बहुत तेजी से पहाड़ों की तरफ से निकलती है तो पहाड़ों की तरफ से निकलते हुए वह कुछ इस तरह से बहती है, ये देखें, और इसमें कोई दिशा नहीं हो सकती। नदी जिधर जगह पाएगी ना उधर से ही निकलना शुरू हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये एक खास बात है नदी की, और ये नदी का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कभी भी फिक्स नहीं हो सकता पहाड़ों के ऊपर। मैदानों में तो फिर भी पता है कि चलो ढलान नॉर्मल है तो मैदानों में नदी आगे की तरफ सांप जैसे बढ़ जाएगी। आपने देखा भी होगा नदी जो होती है वो जब मैदानों में बहती है तो मैदानों में आमतौर पर वो एक सांप जैसे बहती है। एग्जाम्पल दिखाऊं तो आप ये देख सकते हो, ऐसे, है ना, ये सांप जैसी बहती है ना नदी, ऐसे। लेकिन पहाड़ों के ऊपर ऐसी नहीं बहती। आप कभी गंगा नदी को देखिए, ऋषिकेश के ऊपर वाले हिस्से में गंगा नदी एकदम तेजी से आती है कहीं से भी बहते हुए, दुनिया भर के प्रयाग मिलेंगे और दुनिया भर के प्रयाग मिलने के बाद वो नदी आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। ठीक है, आपस में बातें मत कीजिए, क्या पता आपको कोई किसी भी टाइम पर रिमूव कर दे। मुझे मत कहिएगा कि सर मैं क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा आपका, या क्लास नहीं अटेंड कर पा रही आपकी। प्लीज मत बातें कीजिएगा आपस में, बहुत घातक है मेरी क्लास में आपस में बातें करना। अब देखो दोस्तों, ये तो हो गई मुख्य नदी। मुख्य नदी की एक खास बात मैंने बताई कि पहाड़ों पर जिग जैग फास्ट फ्लो ऑन माउंटेन्स। फिर उसके बाद नदी घुसती है मैदानों में। नदी मैदानों में घुसी, मान लो कि इसमें एक नदी आकर के मिली यहां से, फिर दूसरी नदी इसमें आकर के मिली यहां से, लेट्स से तीसरी नदी इसमें यहां से मिली हुई है और चौथी नदी इसमें यहां से मिली हुई है। सो बेसिकली ये जो PQRS नदियां हैं, ये सारी नदियां आकर के मेन रिवर में मिल रही हैं। तो ये जो नदियां आकर के मेन रिवर में मिलती हैं ना, इन नदियों को कहा जाता है सहायक नदियां, इनको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिएगा बड़े ही ध्यान से कि ये जो सहायक नदियां हैं ये ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं, सहायक नदियां। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट समझिए, मुख्य नदी कौन सी है, तो ये ब्लैक वाली है, इट इज द मेन रिवर, ये है मुख्य नदी। और किसी भी नदी के नाम से ही डिसाइड होता है कि कौन सी उसकी सहायक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यमुना आकर के गंगा में मिल जाती है, और उसके बाद गंगा नदी को कोई यमुना के नाम से नहीं जानता, सब लोग उसे गंगा के नाम से जानते हैं। प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, वहां पर गंगा यमुना में आकर के मिल जाती हैं, फिर उसके बाद वो गंगा नाम से आगे बहती हैं बिहार की तरफ। वाराणसी में भी उनको गंगा के नाम से जाना जाता है, पटना में भी उनको गंगा के नाम से जाना जाता है, भागलपुर में भी गंगा के नाम से, पश्चिम बंगाल में भी गंगा के नाम से। इसका मतलब यह हुआ कि जो नदी के अंदर आकर के दूसरी वाली नदी समा गई और दूसरी वाली नदी का अस्तित्व खत्म हो गया, वही सहायक है, और जो मेन वाली रिवर है वो मुख्य नदी है, वो आराम से बह रही है। क्लियर हुआ? अब देखना, हाँ यहां पे एक पॉइंट समझना है, ये जो सहायक नदी जिस जगह पर आकर के ये मुख्य नदी से मिलती है ना, इन जगहों को कहा जाता है प्रयाग, अथवा इन्हीं को कहते हैं संगम। तो आप इसे प्रयाग कह सकते हैं या आप इसे संगम कह सकते हैं। हिंदी में दोनों ही सही शब्द हैं, दो नदियों का संगम अथवा दो नदियों या दो से ज्यादा नदियों का प्रयाग भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि एक नदी आके मिले दूसरी से, हो सकता है दो नदियां वहां पे मिल रही हूं।
तो यहां प्रयाग या संगम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस इंग्लिश शब्द है प्रयाग और संगम का। जहां दो नदियां मिले वह संगम है, प्रयाग। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि ये नदी हो सकता है दो अलग अलग भागों में भी बंट जाए आगे चल करके। तो अगर कोई एक नदी दो या तीन अलग अलग भागों में बंटती है तो इसे कहते हैं दोस्तों, है ना, ये जो तीन अलग अलग भागों में बटी या दो अलग अलग भागों में बट जाए इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का मतलब किसी नदी का आकर के मिलना, और डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। हिंदी में कहा जाए तो इसे कहा जाता है वितरिका नदी। ये बंट गई है दो भागों में। और अब देखो, एक बहुत अच्छे से पॉइंट समझना है आपको। जब नदी समुद्र से मिलती है ना तो यहीं पर डेल्टा या ज्वार नदमुख बनते हैं, यानी डेल्टा या एस्चुरी का फॉर्मेशन यहीं पर होता है। अब देखिए दोस्तों, इसको कहते हैं माउथ ऑफ द रिवर। माउथ ऑफ रिवर का मतलब होता है नदी का मुहाना। और नदी का मुहाना दो हिस्सों में हो सकता है। पहला, या तो ये हो सकता है डेल्टा, या तो ये डेल्टा हो सकता है, और या ये हो सकता है एस्चुरी। एस्चुरी का मतलब होता है ज्वार नदमुख। तो या तो ये डेल्टा या तो ये एस्चुरी। और अब देखना, हाँ, पॉइंट समझना यहां पर। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहता हूं इसे, बड़े ध्यान से समझो। यहां पे आप लोग देखें कि जब भी कोई नदी जाकर के समुद्र में मिल रही है, अलग अलग तरीके से मिल रही है दोस्तों। अगर कोई भी मैदानी क्षेत्र होगा ना, थोड़ा सा प्लेन एरिया होगा, उस प्लेन एरिया पे जब रिवर जाएगी तो रिवर के कई सारे चैनल बन जाते हैं। जैसे यहां पर देखो, ये रिवर का एक चैनल, दो चैनल, तीन चैनल, चौथा चैनल, पांचवा चैनल, छठा चैनल, ऐसे कई सारे अलग अलग चैनल्स बन जाते हैं। इन अलग अलग चैनल्स के बनने को ही डेल्टा फॉर्मेशन कहा जाता है। तो जब नदी काफी चौड़ी हो जाती है और कई सारे चैनल बना करके जाके महासागर या सागर में मिलती है, ऐसी जगह को हम डेल्टा कहते हैं। दूसरा, एस्चुरी इसके जस्ट अपोजिट है। ज्वार नदमुख इसके पूरी तरह से अपोजिट होता है। ज्वार नदमुख में नदी पहुंचती है समुद्र के पास, हल्की सी चौड़ी होती है, कोई चैनल नहीं बनता और जा करके समा जाती है। तो अंतर समझ में आया ना? एस्चुरी मतलब वेरी लेस वाइडनिंग, इनफैक्ट एज कंपेयर टू डेल्टा इट इज वेरी नैरो। अगर हम डेल्टा से तुलना करके देखें कि नदी का ज्वार नदमुख कैसा होता है, तो ज्वार नदमुख बहुत थोड़ा ही चौड़ा होगा, लेकिन जो डेल्टा होता है, डेल्टा बहुत चौड़ा हो जाता है। डेल्टा में नदियां कई चैनल में विभाजित होती हैं, जबकि एस्चुरी में कई चैनल में विभाजित नहीं होती, हल्का सा चौड़ा होकर के नदी जाके समुद्र में गिर जाएगी। क्लियर हुआ ना? तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया है कि यहां पर जो कंसेप्ट्स हैं, यहां पे कंसेप्ट ज्वार नदमुख और डेल्टा के, यानी कि एस्चुरी और डेल्टा के अलग अलग हैं। अब देखिएगा, जैसे हमारे एक स्टूडेंट का डाउट है, उन्होंने कहा कि सर ये बताइए कि नदियों के मिलने के पैटर्न कैसे होते हैं। आगे जैसे जैसे हम चलेंगे हम आपको बताते रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई नदी की बात करते हैं हम। अब ये नदी है, ये नदी ऐसे बहते हुए आई और कोई नदी ऐसे बहते हुए आ रही है। अब सोचिए, अगर ये 90 डिग्री का कोण बन जाए तो इसको कहते हैं ट्रेलिस। इसको ट्रेलिस पैटर्न कहा जाता है। आप अपनी कॉपी पर लिखिए कि एक नदी दूसरी नदी से 90 डिग्री पर मिले तो इसे ट्रेलिस कहते हैं। ऐसे ही याद रखिए, कई सारी नदियां जब कई सारे अलग अलग रिवर्स को ऐसे कनेक्ट करती हैं और कई सारी नदियों में रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार टाइप का पैटर्न बनता है, तो इसे डेंड्रिटिक पैटर्न कहा जाता है। तो इसे कहते हैं हम लोग डेंड्रिटिक पैटर्न। डेंड्रिटिक, है ना? तो ट्रेलिस मतलब 90 डिग्री पर मिलना और आयताकार टाइप का सिस्टम बनता है, तो उसे डेंड्रिटिक कहा जाता है। क्लियर हुआ?
तो एक तरफ है डेंड्रिटिक का पैटर्न बनना, दूसरी तरफ है ट्रेलिस का पैटर्न बनना। नदियों के 90 डिग्री पर मिलने की, 90 डिग्री पर मिलने के, और नदियों के आयताकार तरीके से मिलने में। सभी को कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं यहां पे? तो ये नदी के पॉइंट समझ में आ गए कि एक नदी जो उद्गम से निकली वो मेन रिवर है। वो मेन रिवर जब शुरुआती दौर पर निकलती है ना पहाड़ों के ऊपर से, तो पहाड़ों के ऊपर से निकलते हुए देखिए बड़ा ही जिगजैग तरीके से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आगे निकलती है और बहते हुए आगे की तरफ आएगी। उस पे झरने भी होंगे, झरनों के बाद वो मैदान में ऐसे घुसेगी, तो मैदान में इस तरह से नदी आगे की तरफ बढ़ती जाएगी और फिर फाइनली जा करके जब समुद्र में समाएगी तो कुछ इस तरीके से समुद्र में जाकर समा जाती है। कई बार इस तरीके से भी समा जाती है। तो ये डेल्टा के पैटर्न है, जैसे बर्ड फुट डेल्टा, इसको बोलते हैं पक्षी पैर डेल्टा। ये पक्षी पैर डेल्टा में देखिए पक्षी के पैर जैसा बहुत सारे अलग अलग पैटर्न होते हैं, जिन पैटर्न पर जाकर के इसको आर्कुएट बोलते हैं। आर्कुएट जैसा डेल्टा है। बीच बीच में ये देखिए लगून शब्द लिखा हुआ है। लगून का मतलब होता है समुंदर के किनारे कम गहरे पानी की झील, जिसमें समुंदर का पानी भी आता हो। बैक वाटर, बैक वाटर का मतलब समुंदर का पानी अगर हमारे जमीन की तरफ आ रहा है तो बैक वाटर, बैक वाटर लगून कहलाता है। कम गहरे पानी की झील, बहुत गहरे पानी की झील नहीं, कम गहरे पानी की झील। जैसे चिल्का, चिल्का एक लगून है। चिल्का झील तो है, चिल्का लेक कहते हैं ना, चिल्का लेक तो है, चलो ठीक है लेक कह देते हैं, पर चिल्का इज अ लगून। वो समुंदर के जस्ट किनारे है, उड़ीसा में, पुरी में। पुरी के नीचे है एक्चुअली, पर पुरी के पास में है, लगून है वो चिल्का। बताओ दोस्तों, क्या आपको कंसेप्ट समझ में आए? है ना? ठीक है, तो अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गए हैं तो बस अब यहां से हम लोग कुछ कुछ थ्योरी पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो दोस्त, मैं आपको बताऊं, कुछ नदियों के बारे में क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ये बताइए, अगर आपसे कोई पूछे कि एंटीसीडेंट रिवर का मतलब क्या होता है, तो एंटीसीडेंट रिवर का हिंदी मतलब होता है पूर्वगामी नदियां या पूर्वगामी नदी। मैं आपको इसका हिंदी मतलब समझाऊं। पूर्वगामी का मतलब जो हिमालय से भी पुरानी हो, ओल्डर देन हिमालयाज, है ना, हिमालय से भी पुरानी। इनको कहा जाता है एंटीसीडेंट। अब हिमालय से पुरानी कैसे? हिमालय से पुरानी ऐसे कि जब हिमालय नहीं बने थे तब क्या नदियां नहीं बहती थीं? जब भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और अगर आपको याद आ रहा हो एकदम पहला लेक्चर जो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा होते हुए जा करके टकराया यूरेशिया में। यूरेशिया में टकराने के बाद फिर भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है यानी उत्तर पूर्व, उसमें हिमालय का निर्माण हुआ। तो हिमालय के निर्माण के पहले भी यहां सिंधु नदी बहती थी भाई। गंगा नदी हिमालय के निर्माण के पहले भी बह रही थी। वो तो बस जब ये टकरा गया तो उसका उद्गम ऊपर होता गया, है ना। तो जो हिमालय से भी पुरानी नदियां हैं, जब भारत यूरेशिया में नहीं टकराया था तब भी बह रही थी, तो वो सारी की सारी एंटीसीडेंट हैं, वो पूर्वगामी नदियां हैं। दूसरा पॉइंट ये पूछा जाता है कि ये बताइए पेरिनियल रिवर्स क्या होती हैं? पेरिनियल रिवर, पेरिनियल रिवर को कहा जाता है सदा नीरा नदियां। सदा नीरा अथवा हिंदी में एक और शब्द है शायद, इसको बारहमासी नदियां कहते हैं। बारहमासी नदी, इसका मतलब जो कभी नहीं सूखती, दैट नेवर ड्राइज अप, दैट नेवर ड्राइज, जो कभी नहीं सूखती। और मैं आपको एक बात बताऊं, इनका एग्जाम्पल अगर आप सोचो तो एग्जाम्पल है ऑल हिमालयन रिवर्स। जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो नहीं सूखती हैं, और साथ ही साथ वो पूर्वगामी भी हैं। और मैं विशेषता बता दूं, ऑल हिमालयन रिवर्स क्या है?
ऑल शब्द को यहां से थोड़ा हटाते हैं, स्पेसिफिक कर देते हैं, जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, दुनियादारी जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इंडस यानी कि सिंधु, गंगा यानी कि गंगा नदी तो है ही, और साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये 3 नदियां हैं जो हिमालय से पुरानी भी हैं और साथ ही साथ कभी सूखती भी नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब आगे चलते हैं, तो आगे चलते हुए एक पॉइंट और आता है कि ये बताइए, किसी नदी के बारे में चर्चा की जाए तो नदी का बेसिन क्या होता है? व्हाट इज अ रिवर बेसिन? रिवर बेसिन का मतलब होता है किसी नदी की द्रोणी क्या होती है, ये जो पूछा जाता है। तो रिवर बेसिन का मतलब होता है टोटल कैचमेंट एरिया, कुल विस्तार क्षेत्र नदी का, है ना? ऐसे समझो आप, नदी का कुल विस्तार क्षेत्र आप कैसे फाइंड आउट करोगे? जैसे अगर मान लो मैं कह रहा हूं, यहां पे इसको जूम किया मैंने मैप को, ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा नदी का कुल विस्तार क्षेत्र कैसे। ये देखिए, ये जो नदी आप देख पा रहे हो, ये नदी गंगा नदी है। ये देखिए, ये गंगा नदी है हमारी। अब देखना, हाँ, गंगा नदी के बारे में एक पॉइंट और बताता हूं। गंगा नदी की एक सहायक नदी है, ये देखिए, जिसका नाम है यमुना, और ये जाकर के इलाहाबाद में मिल गई गंगा में। यमुना की एक सहायक और है जिसका नाम है, ये देखिए, चंबल। चंबल की एक और सहायक है जिसका नाम है काली सिंध। चंबल की ही एक सहायक है जिसका नाम है बनास, और देखिए ये मेवाड़ की तरफ से बह के आती है राजस्थान में। अब आप देखो, गंगा नदी यहां है रेड कलर वाली, लेकिन गंगा नदी का विस्तार क्षेत्र कहां तक है? राजस्थान के साउथ राजस्थान में बनास नदी तक, क्योंकि बनास का पानी चंबल में मिलता है, चंबल का पानी यमुना में, और यमुना का पानी गंगा में। तो अब आप समझे ना, रिवर बेसिन का मतलब एक नदी का कुल विस्तार क्षेत्र, जहां तक उसमें अलग अलग नदियों का पानी आ रहा है, वो रिवर बेसिन है। तो इतना बड़ा रिवर बेसिन है गंगा नदी का। तो पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ा रिवर बेसिन कौन सी नदी का है? तो आप कहिएगा गंगा का। क्लियर हुआ सभी लोगों को? ठीक है, सभी बताइए कि गंगा का ये जो पूरा विस्तार एरिया है, ये विस्तार एरिया आपको समझ में आया ना, कि गंगा में कहां कहां से पानी आ रहा है, वो गंगा नदी का बेसिन है। कहां कहां से पानी आ रहा है, इसकी सहायक नदी, उसकी सहायक नदी, सहायक की सहायक, सहायक की सहायक, मतलब सहायक की सहायक की सहायक की सहायक से कहां से पानी आ रहा है? बनास चंबल में, चंबल यमुना में, यमुना गंगा में। लीजिए, ठीक है, तो सभी को क्लियर हो गया। अच्छा, मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिन लोगों ने पहली क्लास से ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, मैं आपको फिर से निवेदन करता हूं, पहली क्लास से ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, रिकॉर्डेड लेक्चर पहले कर लीजिए, उसके बाद यहां तक पहुंचिए, क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूं बार बार। ठीक है, तो गंगा नदी में राजस्थान का भी कंट्रीब्यूशन है सनी। अब आगे चलते हैं, ये तो हो गया रिवर बेसिन। ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षा में। व्हाट डू यू मीन बाई एंटीसीडेंट रिवर्स? तो एंटीसीडेंट रिवर्स हिमालय से भी पुरानी है। जिसने पहली क्लास नहीं की उसको लगता है कि हिमालय से पुरानी कैसे हो सकती है जब हिमालय से निकल रही हैं। अरे भाई साहब, हिमालय नहीं बना था ना, तब भी वो बह रही थी। फिर हिमालय बना तो धीरे धीरे उनका उद्गम जो पहले नॉर्मल जगह से होता था वो हिमालय के ऊपर से होने लगा, पर नदी बह रही थी तब भी, बह रही है आज भी, फिक्स है। ठीक, अभी आगे चलते हैं। आगे चल करके एक और पॉइंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, वो ये है कि आपको ये पूछा जाएगा फॉर एग्जाम्पल कि जो नदियां होती हैं, जैसे यहां पर हमने एक पॉइंट रखा हुआ है हमारे पोर्शन में, तो वो आपको जान करके काफी बढ़िया मजा लगेगा। एक सेकेंड, हाँ, कहाँ चला गया? सदा नीरा हो गया। चलो, एक और पॉइंट पूछा जाता है कि ये बताइए दोआब क्या होता है?
तो दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का दोआब। दोआब के बारे में जब भी पॉइंट पूछा जाए तो आप कहिएगा दो नदियों के बीच का मैदानी क्षेत्र। इसका मतलब प्लेन एरिया बिटवीन टू रिवर्स। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था ना कि प्लेन एरिया क्या है, दो रिवर्स के बीच में, तो आप लोग ऐसे ही समझते हो। जैसे मैंने कहा आपको ये देखिए, अब ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी है। गंगा और यमुना के बीच का जितना एरिया है ये गंगा यमुना दोआब कहलाएगा। तो ये हो गई हमारी गंगा नदी और ये हो गई हमारी यमुना नदी। अब ये गंगा यमुना के बीच का एरिया गंगा यमुना दोआब है। याद रखिए प्लेन एरिया, ठीक है। ऐसा मत समझना कि यहां हिमाचल प्रदेश में ये सतलज है और ये चेनाब है और ये चेनाब और सतलज के बीच का एरिया ये दोआब एरिया है। नहीं, वो पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया को दोआब नहीं कहते, सिर्फ मैदानी क्षेत्र जो उपजाऊ होता है उसको दोआब कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझना आप बड़े ध्यान से। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, हम लोगों के लिए जो पूछा जा सकता है हमारे एग्जामिनेशंस में, वो ये कि ये बताइए ऑक्सबो झील क्या होती है। बड़ा बढ़िया प्रश्न है। ऑक्सबो झील, ऑक्सबो लेक अथवा इसको कहते हैं हिंदी में गोखुर झील। अब समझिएगा, ऑक्सबो लेक अथवा गोखुर झील का मतलब यह होता है कि जैसे नदी का पैटर्न है, ठीक है, ऐसे समझो। ये कोई मान लीजिए कि नदी का पैटर्न है, ऐसे नदी बह रही है ऐसे आगे की तरफ। अब नदी का पानी भी इसी तरीके से आगे की तरफ बहेगा, लेकिन नदी का पानी बहुत जोरों से हिट करेगा मोड़ वाले एरिया को। जैसे ये नदी का पानी जब आएगा तो इस वाले क्षेत्र को बहुत तेजी से हिट करेगा और फिर मुड़ करके दूसरी तरफ निकल जाएगा ऐसे। फिर यहां पर नदी आएगा, नदी का पानी आएगा तो इस वाले एरिया को बहुत जोरों से हिट करेगा, फिर मुड़ेगा और ऐसे निकल जाएगा। ऐसा ही होता है ना। अब मान लो कि लगातार पानी इस वाले क्षेत्र को 100 सालों तक, 200 सालों तक, 300 सालों तक हिट कर रहा है। धीरे 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 इस एरिया को वो बहा करके ले जाएगा, और जैसे ही इस एरिया को बहाएगा, इस एरिया को बहाने के बाद इस वाले एरिया को ऐसे कट करेगा नदी का पानी और धीरे धीरे अपने फ्लो को सीधा कर देगा, इस वाले एरिया से मिला देगा। तो नदी का जो फ्लो है, नदी का फ्लो 100, 200, 300, 400 या 500 सालों में डेफिनेटली इस तरह से सीधा हो जाएगा और नदी का पानी अपने आप को सीधे बहाने की कोशिश करेगा ऐसे। और ऐसा हुआ है। तो देखो दोस्तों, दूसरा वाला जो हिस्सा है ना, यहां अब नदी का पानी कम जाएगा या हो सकता है ना भी जाए। ये वाला हिस्सा है जो कटा हुआ हिस्सा होगा, कटा हुआ हिस्सा, इसको बोला जाएगा कट आउट पार्ट ऑफ अ रिवर। और इसी में पानी भरा हुआ होगा, पानी भरा हुआ होगा। पहले तो ऐसे ही पानी भरा हुआ होगा, फिर कई बार बारिश होती है तो बारिश होने के कारण यहां पर पानी भर जाता है, आसपास बहुत सारे जीव जंतु रहने लग जाते हैं, जंगल भी बन जाता है। ऐसा एक एग्जाम्पल है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। बिहार हमारे भारत में एक राज्य है, आप सभी जानते हैं, मैक्सिमम लोग बिहार से होंगे भी हमारे पास। बिहार में एक नदी बहती है जिसका नाम है बूढ़ी गंडक नदी, बूढ़ी गंडक रिवर। और ये जो बूढ़ी गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक नदी पर एक ऐसी ही गोखुर झील बनी हुई है जिस गोखुर झील को कहते हैं कबरताल, कबरताल। तो आपसे पूछा जाए कि कबरताल क्या है तो आप बताइएगा, इट्स एन ऑक्सबो लेक। यह एक तरह की गोखुर झील ही है। क्लियर हुआ सभी लोगों को? ये बताओ, ठीक है। मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करूंगा,
लेकिन जो लोग नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि पहले पुरानी क्लासेस कर लीजिए, लास्ट के 10 मिनट में हम डाउट क्लियर करते हैं। यहां तक समझ आया कि नदी जब अपने फ्लो को सीधा कर लेती है, नदी अपने फ्लो को सीधा करने के बाद फिर कभी भी किसी भी हालत में अपना पानी इधर नहीं भेजती, इसीलिए ये कटे हुए हिस्से में अगर बारिश का पानी भर गया तो भर गया, परंतु वो पानी हमेशा स्थिर रहता है। और ऐसा एग्जाम्पल आपको बिहार में बूढ़ी गंडक नदी पर कबरताल देखने को मिलता है। कबरताल एक रामसर स्थल भी है, आगे चल के बताएंगे आपको रामसर स्थल क्या होता है, अभी परेशान मत होइएगा। बताइए, क्लियर है सभी को? डन हुआ? ठीक, तो मैंने एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की है, और ये जो एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल बस यही है। अच्छा, अब ये होता कहां पर है? एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये कहां पर हो सकता है। तो देखो दोस्तों, ये नदी का पैटर्न आप लोगों ने देखा, ये ऐसा ही। अब ये नदी का पैटर्न जिस तरह से है, आपको नहीं लगता अगर ये नदी आगे की तरफ बहते हुए आ रही होगी, यहां से मान लो यहां से ऐसे बहते हुए आ रही होगी, तो ये कुछ दिनों में इसको काट देगी और सीधे ऐसे बहने लग जाएगी? काटेगी। एक नहीं तो दो नहीं तो तीन नहीं तो चार नहीं तो 500 साल में काट देगी, पर काटेगी जरूर। याद रखिए, नदी ऐसे बहेगी नहीं एकदम ऐसे। अच्छा, नदी का जो ये शेप होता है, ये जो नदी का सर्पिलाकार शेप है, इसको मियांडर कहते हैं। ये जो सर्पिलाकार आकृति है, इस आकृति को क्या कहा जाता है दोस्तों? याद रखिए, सर्पिलाकार आकृति को कहा जाता है मियांडर। ये पूछा गया है, मियांडर। तो मैदानी क्षेत्र में नदी की सर्पिलाकार आकृति, और मैदानी क्षेत्र में नदी की सर्पिलाकार आकृति को मियांडर कहते हैं। क्लियर हुआ सभी लोगों को? है ना? नदी की, देखो यहां पर, अब हम मियांडर का पॉइंट भी यहां पर लिख ही देते हैं ताकि आपको याद रहे। मियांडर, या इसे मियांडर कहा जाता है, मैदानी क्षेत्र में नदी की, मैदानी क्षेत्र में नदी की सर्पिलाकार आकृति। यह पूछा जाता है परीक्षा में, इसलिए थोड़ा याद रखिएगा। स्नेक लाइक शेप ऑफ रिवर इन प्लेन एरिया, दिस इज कॉल्ड मियांडर। एक तो ये पॉइंट है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट जो आता है ना, वो अगला पॉइंट क्या होता है? अगला पॉइंट होता है दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि लगून क्या होता है, लगून को लैगून अथवा लगून कहा जाता है। लैगून का मतलब होता है समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे कम गहरे पानी की झील, कम गहरे अथवा छिछले पानी की झील, छिछले पानी की झील। शैलो वाटर लेक, शैलो वाटर लेक ऑन द कोस्टल एरिया, शैलो वाटर लेक इन द कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया, ये पूछा गया है। तो क्या होता है ना कि वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको लगून का एग्जांपल दिया था, लगून के एग्जांपल में क्या बताया था? लगून के एग्जांपल में ये देखिए, यहां पर एक एग्जांपल देते हुए मैंने कहा था कि जैसे डेल्टा बनता है ना, तो नदी वैसे तो अलग अलग चैनल में बट जाती है, लेकिन अलग अलग चैनल में बटने के बावजूद कहीं कहीं पर जमीन के हिस्से में पानी भरा रह सकता है, जिसमें समुद्र का पानी भी आकर के मिलता रहता है। इसी को लगून कहते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है। सो इसका क्या है? इसका लगून कहा जाता है। इसका जो एग्जाम्पल है ना, इसका एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, चिल्का लेक। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि लगून का कोई उदाहरण दीजिए, भारत में कौन सा
एक लगून है, तो दोस्तों चिल्का लेक, जिसे चिल्का झील के नाम से जाना जाता है, ओडिशा में है ये, ओडिशा, उड़ीसा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जिन छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं कवर करवाना चाहूंगा आपको, और उन छोटे पॉइंट्स के बाद आपका डाउट जो है वो ले लेंगे। चलिए खैर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, और इसको बताते बताते जो भी हमारे पॉइंट्स थे वो सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर भी हो गए हैं ऑलमोस्ट। अब आपका जो डाउट है, आपका डाउट लेने से पहले अब मैं आपको जो हिमालय की नदी तंत्र है, हिमालय के नदी तंत्र के बारे में बताऊंगा। अच्छा, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, आप लोग पागल वागल हैं क्या? जितने लोग ये फालतू कमेंट कर रहे हैं, अरे भाई कोई पढ़ा रहा है तो पढ़ा लेने दो ना। एक बात बताओ, आप में से किसको लग रहा है ये रिकॉर्डेड क्लास है? 5:47 हो रहे हैं मेरे बोर्ड पर, आपके टाइम पर भी 5:47 हो रहे हैं। मूर्ख हो क्या कि रिकॉर्डेड क्लास है, फालतू कमेंट कर रहे हो यार? जो भी कमेंट कर रहा है मैं उसको बोल रहा हूं। अरे भाई, अगर बैल बुद्धि हो तो मत पढ़ो। और मेरे जितना डिटेल में अगर कोई ज्योग्राफी पढ़ा दे, 7 क्लास में भारत का भूगोल मात्र पढ़ाया हूं, 2 क्लास नहीं पढ़ाता है कोई फैकल्टी। इतना अगर कोई डिटेल में पढ़ा देना तो सबसे पहले मेरे पास आना और फिर कंप्लेन करना कि नवदीप सर आपसे ज्यादा कोई पढ़ा रहा है। ठीक है, तो मूर्खता मत दिखाइए कमेंट कर करके। जो लोग नहीं कमेंट कर रहे हैं, बढ़िया पढ़ रहे हैं, उनको बहुत शुभकामनाएं, आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। लेकिन जो वाहियात कमेंट कर रहे हैं ना, उनको मैं बस सिर्फ और सिर्फ सांत्वना देना चाहता हूं अपने अंदर से। प्लीज यार, बेवकूफी मत किया कीजिए। अपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो प्लीज पूछिए, वरना नहीं। इफ यू हैव जेन्युइन डाउट्स, अगर आपका कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो पूछिए फटाफट से। चिल्का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है भारत में। यस सुयश, बिल्कुल सही है आपका पॉइंट। ठीक है, अभी मैं हिमालय में जो हमारी सिंधु नदी है पहले उसको पढ़ाऊंगा, फिर गंगा नदी को पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र को पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद आपको बहुत सारी नदियां पढ़ानी है अभी, तो टेंशन नहीं लेनी। कल भी क्लास होगी रिवर की, परसों भी क्लास होगी रिवर की, आगे भी क्लास होगी रिवर की। तो 4-5 क्लास में रिवर पढ़ेंगे तो 4-5 घंटे में हमारा रिवर कवर हो जाएगा। हाँ, देखिए सरस्वती नदी के बारे में क्या कंसेप्ट है मैं आपको ये बताना चाहता हूं, और फिर उसके बाद आपका ये जो पॉइंट है वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखो दोस्तों, एक नदी होती है जिसको हम लोग कहते हैं अंतर्देशीय नदी। अंतर्देशीय नदी को आप ऐसे समझ सकते हो कि उसे कहा जाता है, ठीक है, अंतर्देशीय नदी को कहा जाता है इनलैंड रिवर, जो नदी जा करके कभी समुद्र में नहीं मिलती। इनलैंड रिवर, इसे कहा जाता है अंतर्देशीय नदी। यहां पे नहीं, यहीं पर बताता हूं। यहां इनलैंड रिवर, हिंदी में कहा जाए इसे तो अंतर्देशीय नदी। देखिए दोस्तों, अंतर्देशीय नदी का एक एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है सरस्वती नदी। और ये जो सरस्वती नदी है, इस सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में है। सरस्वती नदी का जो उल्लेख ऋग्वेद में है, वास्तव में इसे हकरा घग्गर नदी के नाम से जाना जाता था, और अब यह नदी सूख चुकी है। तो अगर आपसे कोई कहे कि हकरा घग्गर कौन सी नदी है, तो आप कहिएगा हकरा घग्गर नदी निकला करती थी हिमाचल प्रदेश से। देखिए, ये हिमाचल प्रदेश के हिस्से से निकलती थी, हिमाचल प्रदेश के हिस्से से निकल करके ये हरियाणा में बहती थी, हरियाणा से राजस्थान, और राजस्थान से बहते हुए इस तरह से जाकर आगे सिंधु नदी से पहले ही जाकर मिल जाती रही होगी। ये आज से बहुत सालों पहले बहती थी, मतलब ऋग्वेद जब लिखा गया तो आज से लगभग 3,500 साल पहले लिखा गया था ऋग्वेद को। 3,500 साल मायने रखता है। मेरे ख्याल से आप भी समझ रहे हैं कि 3,500 साल में कोई भी नदी सूख सकती है। जैसे गुड़गांव के
गुड़गांव के लोग हमेशा इस बात पे तारीफ करते हैं कि यहाँ का ड्रेनेज पैटर्न बहुत अच्छा है। मजाक कर रहा हूं, गुड़गांव बेहद खराब जगह है। अगर बारिश हो जाए, ऊपर बादल आ जाए, तो गुड़गांव में नीचे पानी भर जाता है। कारण बताता हूं, गुड़गांव पूरा एक नदी के बेसिन में बना हुआ है, जिसको साहिबी नदी कहते थे। साहिबी नदी जयपुर से निकल करके यमुना में आके मिल जाया करती थी दिल्ली के किनारे से। अब दिल्ली वाला क्षेत्र तो यमुना के किनारे है, चलो ऊंचाई पर है, तो दिल्ली नहीं डूबता बारिश होती है तो। नोएडा नहीं डूबता क्योंकि यमुना नदी के उस पार उत्तर प्रदेश की साइड में है, सारा पानी बह के यमुना नदी में आ जाता है। लेकिन ये जो गुड़गांव है, ये साहिबी नदी पे बसा दिया इन्होंने। अब जब जब बारिश होती है, सारा पानी इकट्ठा होकर भर जाता है गुड़गांव में, फिर बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। तो गुड़गांव की समस्या यह है कि गुड़गांव ज्योग्राफिकली एक ऐसी नदी पर बसा हुआ है जो पहले नदी थी और अब सूख चुकी है, लोगों ने बसा दिया गुड़गांव शहर। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं, दूसरा पॉइंट यह है कि ये सरस्वती नदी दो है भारत में। एक तो ये जो ऋग्वेद में लिखी हुई है सरस्वती नदी, जिसको मैं यहां हिमाचल से निकाल करके और हरियाणा होते हुए राजस्थान के थार मरुस्थल से होते हुए आगे ले जा रहा हूं। दूसरी एक सरस्वती नदी है जो पुराणों में लिखी हुई है, त्रिवेणी संगम में गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है प्रयागराज में। तो दो सरस्वती नदियां हैं, एक पुराणों वाली नदी और एक वेदों वाली नदी। तो वेदों वाली सरस्वती ये है और पुराणों वाली सरस्वती त्रिवेणी संगम वाली है, जो गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, अंतरदेशीय है। जैसे एक अंतरदेशीय नदी है जो राजस्थान के अजमेर से निकलती है, अजमेर से निकलने के बाद मारवाड़ में बहती है और कच्छ के रण में जाके सूख जाती है। मतलब ये वो नदियां हैं जो समुद्र में नहीं मिलती। जैसे एक और एग्जाम्पल है इसका, लूनी नदी। लूनी नदी कहां से और कहां तक बहती है? तो लूनी नदी बहती है अजमेर से रन ऑफ कच्छ। तो याद रखिए, अजमेर से कच्छ के रण तक जो नदी बहती है और कच्छ के रण में जा करके सूख जाती है, उस नदी को लूनी नदी कहा जाता है। अजमेर से निकल करके देख सकते हैं आप इसका लोकेशन। कम से कम भारत में ये तो पता ही है आपको कि राजस्थान है, राजस्थान में अजमेर है, अजमेर से निकल करके ये कच्छ के रण तक पहुंचती है, गुजरात तक। तो एक नाम से दो नदियां नहीं, एक नाम से कई नदियां हो सकती हैं। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है, जौनपुर, गाजीपुर, लखनऊ जैसे शहरों के किनारे से बहते हुए गंगा में मिल जाती है, उसका नाम भी गोमती है। एक गोमती बनास की सहायक है दक्षिणी राजस्थान में, जिसको रोक करके उस पर राजसमंद झील बना दी गई। एक गोमती सौराष्ट्र में बहती है, जिसके किनारे द्वारकापुरी मंदिर बना हुआ है। और एक गोमती त्रिपुरा में बहती है, जो जाकर के बराक के पास मिल जाती है। एक ही नाम से कई सारी नदियां हो सकती हैं, सरस्वती नाम से दो क्यों नहीं हो सकती? एक तो सरस्वती नाम से नदी हो गई हकरा घग्गर ऋग्वेद में वर्णित, और दूसरी पुराणों में वर्णित। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अमन, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर, बिल्कुल सही है आपका पॉइंट। हाँ, हैप्पी वालन, मियांडर का एग्जांपल हर नदी का है डियर, हर नदी ऐसे ही बहती है सांप जैसे। साक्षी जायसवाल, हम क्वेश्चन करवाते हैं जब हम एक टॉपिक पढ़ा लेते हैं। अभी रिवर सिस्टम 4-5 क्लास पढ़ाएंगे, 4-5 क्लास पढ़ाने के बाद फिर आपको एमसीक्यूज करवा देंगे। और वैसे सुबह 9 बजे एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर आके एमसीक्यूज कर लिया करो। 50-60 एमसीक्यूज करा देते हैं, उसमें हमारे बच्चे खुश रहते हैं। प्रैक्टिस आप यूट्यूब से कर लिया करो, थ्योरी आप यहाँ पढ़ लिया करो। पैसे थ्योरी पढ़ने के दिए हैं ना, एमसीक्यूज पढ़ने के नहीं दिए। एमसीक्यूज फ्री में पढ़ लो बाबू, ठीक है। अंकित श्रीवास्तव, गंडक यूपी बिहार का बॉर्डर बनाती है क्या? आगे चल के बताऊंगा जब आप गंगा नदी को समझाऊंगा तब। हाँ जी कुलविंदर, वही है पंजाब की जो घग्गर है ना, वही है जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान होते हुए आती है। बिल्कुल सही है आपका पॉइंट। हाँ, विजय कुमार कह रहे हैं कबरताल कहाँ है? बिहार में भाई। हाँ, हिमा बोहरा कह रही है व्हेन सिलेबस विल कंप्लीट, व्हेन आई विल वांट, when I will decide that the syllabus is completed, the syllabus will be completed. चलो, सोन नदी मध्य प्रदेश में बहती है दोस्त, फिर मध्य प्रदेश से वो उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार चली जाती है। एक नाम की नदी अलग अलग सेम नाम है तो वो एक ही या अलग अलग? अरे अलग अलग ही होगी ना, तभी तो अलग अलग जगह पर। अरे ज्योति त्यागी, क्या तुम्हारे नाम की लड़की उत्तर प्रदेश में भी पाई जा सकती है ज्योति, राजस्थान में भी ज्योति पाई जा सकती है, गुजरात में भी कोई ज्योति हो सकती है, एमपी में भी कोई ज्योति हो सकती है? क्या फर्क पड़ता है भाई? आपके नाम का कोई दूसरा इंसान नहीं पाया जा सकता? मैं नवदीप हूं, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, मैं पंजाब कभी नहीं गया, लेकिन पंजाब में हजारों नवदीप पाए जाते होंगे, कौन सी बड़ी बात है? तो वो नवदीप और मैं नवदीप सेम ही है? नहीं ना, अलग अलग है।
सिंपल सी बात है दोनों इंसान। लॉजिक यार लगाओ। देखो अभी जिस नदी के बारे में पढ़ाया नहीं अभी उसके बारे में क्वेश्चन मत पूछो, जो अभी पढ़ाया उस पर पूछो। अंजलि शेखावत इज आस्किंग मी, कैन यू एक्सप्लेन मोर अबाउट एस्चुरी? एस्चुरी इज सिंपली लेस widened mouth of a river where river joins the sea. सिंपल क्लियर एक्सप्लेनेशन। एस्चुरी का और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई आसपास इतना बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया नहीं होता कि उसको एक्सप्लेन किया जाए। इट्स अ वेरी सिंपल लेस वाइड एरिया, लेस वाइडेंड एरिया दैट जॉइंस द सी और लेक या फिर जो भी हो। थैंक यू नीतीश। अरे बिहारियों रुक जाओ, बिहार के बारे में पढ़ाएंगे अभी, गंगा नदी पढ़ाएंगे तो काहे पगला रहे हो यार। नदी पढ़ो ना, बिहार काहे पढ़ रहे हो हमसे? हमसे बिहार जीके मत पूछो, हमको बिहार का जीके नहीं मालूम, हमको नदी मालूम है, ये यहाँ से बहेगी और यहाँ से बहते हुए जाएगी। हम नदी जब पढ़ाएंगे आपको बताएंगे। डोंट आस्क मी बिहार का जीके, मेरे को नहीं पता बिहार, मैं कभी गया भी नहीं आज तक ना मैंने पढ़ा। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। चलो फटाफट से सेशन को 5 स्टार दे करके जाना, ठीक है? और बाकी अभी रिवर का पार्ट पढ़ेंगे, फिर लास्ट में एमसीक्यूज करेंगे। बाय बाय।